हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट की एक और सीरीज लेके आया हूँ। बड़े ही आसान पीपीटी में आज मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, इन विच ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन को मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको आगे आने वाली पीपीटीज में समझाऊंगा। ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन को ही हम फेयर कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि फेयर कैपिटलाइजेशन को ही ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन: कैपिटलाइजेशन मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ कैपिटल invested in an organization in the working form. In short, capitalization is assumed as the total owned funds and reserve surplus and borrowed of capital. हिंदी में समझें तो कैपिटलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि आपकी कंपनी में लगा हुआ वो पैसा जो कि आपकी वर्किंग फॉर्म में है, चाहे वो इक्विटी से अराइज किया हो या फिर डेब्ट से अराइज किया हो, वही आपका कैपिटलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि आपके ओन फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस एंड बोरोड ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलाइज। आइए एक डेफिनेशन समझते हैं अकॉर्डिंग टू द ए.एस. डेविंग। आइए शुरू करते हैं। इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि फेयर कैपिटलाइजेशन को ही ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन: कैपिटलाइजेशन मीन्स द total quantity of capital invested in an organization in the working form. In short, capitalization is assumed as the total owned funds and reserve surplus and borrowed of capital. हिंदी में समझें तो कैपिटलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि आपकी कंपनी में लगा हुआ वो पैसा जो कि आपकी वर्किंग फॉर्म में है, चाहे वो इक्विटी से अराइज किया हो या फिर डेब्ट से अराइज किया हो, वही आपका कैपिटलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि आपके ओन फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस एंड बोरोड ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलाइज। आइए एक डेफिनेशन समझते हैं अकॉर्डिंग टू द ए.एस. डेविंग। द टर्म कैपिटलाइजेशन इज द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग। आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स माने तो शेयर, इन सब की वैल्यू मिला के ही जो एक एग्रीगेट वैल्यू निकल के आएगी वही आपका बैलेंस कैपिटलाइजेशन कहलाता है। एक आसान शब्द में सिंपल मीनिंग कैपिटलाइजेशन का समझें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ फंड्स दैट अ फर्म नीड टू रन इट्स बिजनेस। यह एक प्रोसेस है किस चीज़ को डिटरमाइन करने की, कि जितनी भी क्वांटिटी ऑफ फंड्स हैं जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आवश्यक है, वह कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत आती है। आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं जो कि हमारे कैपिटलाइजेशन के अंदर आते हैं। एस्टिमेशन द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी रेज्ड। इसका एस्टिमेट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना कि हमको कितना कैपिटल रेज्ड करना है, उसका अमाउंट कितना होगा। डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सोर्स, वो कौन कौन से सोर्स होंगे जिससे हमें अपना अमाउंट अराइज करना है, चाहे वो हमारे इक्विटी भी हो सकते हैं, वो हमारे डेब्ट भी हो सकते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम बोरो भी कर सकते हैं। ये सब हमें पता करना, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमको इसमें ये फाइंड करना है कि हमने अराइज कर लिया फंड, अब उसका कितना प्रपोर्शन हमको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेना है। हमें 50% डेब्ट चाहिए या 50% इक्विटी चाहिए, या फिर हमको 40% डेब्ट चाहिए या 60% इक्विटी चाहिए, ये सब पता करना थर्ड पॉइंट में है। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट, हमको डेब्ट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस हमको कितना रखना है, हमारे फोर्थ पॉइंट में आता है। आइए अब हम ओवर कैपिटलाइजेशन का मीन समझते हैं। When a business is unable to earn a fair rate of return on its outstanding security, it is overcapitalized. When the actual rate of return on investment for a business constantly less than the normal rate of return, then it is condition which are known as the overcapitalization. हमारी जैसे कि हम मान लेते हैं बीकाजी या हल्दीराम की कोई नमकीन की एक पूरी इंडस्ट्री है,
तो जितनी भी नमकीन की इंडस्ट्री हैं उन पूरे का एग्रीगेट करके पूरी होल इंडस्ट्री एक स्टैंडर्डाइज रिटर्न तय करती हैं कि अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसको इतना स्टैंडर्डाइज रिटर्न मिलेगा। तो उसी के आधार पे एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है। फिर उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है कि कंपनी ने जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गेन किया है वो स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा है या कम है। यदि हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कम है हमारे स्टैंडर्ड या फिर फेयर रेंटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, तो वो केस हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन का केस होता है। आप फॉर्मूले से देख सकते हैं, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आपका एक्चुअल रेट, जो भी आपका वास्तविकता में कंपनी या इंडस्ट्री कमा रहा है, अगर वो रेट आपका कम है रिटर्न का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मतलब कि जो स्टैंडर्डाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये केस हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन का केस होता है। अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिससे कि ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन जनरेट होती है। रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ द अर्निंग्स, आपने पहले ही प्री डिटरमाइन कर लिया कि हमको इतनी इनकम जनरेट होनी है कंपनी में, लेकिन वो इनकम आपकी हिसाब से जनरेट नहीं हुई है, तो ये आपका रॉन्ग एस्टिमेशन है। ओवर इश्यू ऑफ द कैपिटल, एस्टिमेशन के हिसाब से आपने सोचा कि हमें ज़्यादा अर्निंग होगी, उसी के हिसाब से आपने ओवर इश्यू कर लिया है कैपिटल को, मतलब कि आपने बहुत सारे कैपिटल को ज़्यादा अमाउंट में अराइज कर लिया है, जिसकी वजह से आपको उन कैपिटल अराइज सोर्सेस पे अच्छी तरीके से इन फ्यूचर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजिंग, जब आपने अपने प्रोडक्ट्स का, आपने फर्म्स का प्रमोशन किया है, तब इन्फ्लेशन का टाइम था, तो माना कि हमने आपने ज़्यादा रुपए दे के अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराई है, तो उस केस में आपका ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्टर करती हैं, ज़्यादा रहती हैं, तो आपका वह केस ओवर कैपिटलाइजेशन का होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, जब आपने कंपनी बनाई तो वह आपका महंगाई का टाइम था, आपने मशीनरी खरीदी, वो भी आपने महंगे रेट पे खरीदी, आपने उसके लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा, वह भी आपके महंगे रेट पे ख़रीदा, आपने जितने भी आपने मैन पावर रिसोर्सेस लिए उनको भी आपको हाई सैलरी पेमेंट देना पड़ा ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। द अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट रिवर्स्ड ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन, इट मीन when the actual rate on return on investment is higher with the compared to fair return on investment, then this condition is called as under capitalization। ये कंडीशन ओवर कैपिटलाइजेशन की जस्ट अपोजिट है। ओवर कैपिटलाइजेशन में हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कम रहता था फेयर रेट ऑफ रिटर्न से, लेकिन इसमें हमारा जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा रहता है हमारे फेयर रेट ऑफ रिटर्न से। जैसा कि हमने माना कि आपकी कंपनी 10,000 रुपये पे एक साल में 5,000 रुपये का फ़ायदा कर रही है, उसी के दौरान एक दूसरी कंपनी 15,000 रुपये पे 5,000 का एक साल में गेनिंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप और इससे ज़्यादा पैसे लगाते तो हायर गेनिंग कर सकते थे। ये केस आपका अंडर कैपिटलाइजेशन का है कि अगर आपने अपनी जो भी कैपिटलाइजेशन है वो अंडर में रखी हुई है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोर्स गेन करते हैं, ज़्यादा सोर्स एक्वायर करते हैं, तो आप हाई ग्रोथ कर सकते हैं। ये केस अंडर कैपिटलाइजेशन का होता है, जिसमें सिंपली हम बोलें तो जो स्टैंडर्ड रेट है उसकी कंपेयर एक्चुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। अब हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर एस्टिमेशन ऑफ द अर्निंग एंड यूज हाई रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसमें भी वही बात है कि जो आपने अर्निंग का एस्टिमेशन किया है वह आपने गलत तरीके से किया है। आपने सोचा था कि आपका एस्टिमेशन कम रहेगा, लेकिन उसके दौरान आपका एस्टिमेशन ज़्यादा आ गया, जिससे कि आप हायर प्रॉफिट गेन कर सकते थे, वह अंडर कैपिटलाइजेशन है। आपने प्रमोशन किया है ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब मार्केट में बहुत ही कम रेट पे सारी आपको सुविधाएं मिल रही थी। अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको ज़्यादा थी इन फ्यूचर, लेकिन आपने एस्टिमेशन उनका कम किया। अगर आप ज़्यादा करते उनका एस्टिमेशन तो शायद आपकी प्रॉफिट ग्रोथ
बढ़ सकती थी। कैपिटल गेंस, आपने अपनी कंपनी की कोई पुरानी बिल्डिंग को बेच दिया, आपने माना कि वो बिल्डिंग 1 लाख की बिकेगी, लेकिन कैपिटल गेंस के दौरान वो बिल्डिंग आपकी 2 लाख की, 2.5 लाख की बिक गई, जिससे कि आपको ज़्यादा मुनाफा हो गया। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, आपने ज़्यादा रुपया अपने डिविडेंड होल्डर्स को दे दिया। आइए अब हम ऑप्टिमम और फेयर कैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये मान लीजिए जब भी आपकी फेयर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल हो जाए आपके एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वही कंडीशन आपकी ऑप्टिमम और फेयर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन होती है। When the actual rate on investment is equal to the fair return on investment is called as the optimum capitalization. For applying these types on capitalization is so difficult, there are the negligible industry in which optimum capitalization occurs. यह कंपनियों के लिए इस तरह के कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ज़्यादातर कंपनियां ओवर या अंडर के बेसिस के दौरान ही आती हैं, तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन बहुत ही, आप मान लीजिए 2 या 3% ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।